अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद नदीम अब्बास। मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसमें जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए एक जो एंशंट मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है और फॉरगॉटन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो आपको बताऊंगा। और इसमें जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या ज़रा सा भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने जा रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो आपको खुद से एक अच्छे और बुरे वक्त की पहचान करवाने के लिए आपको मैं ये जो भी वीडियो बनाऊंगा उससे आप खुद अपनी चीज़ें मैनेज कर सकेंगे और आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की खातिर ख्वाह ज़रूरत नहीं रहेगी। जो जो आपको ये इल्म समझ आता जाएगा आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा। आज मैं एक एस्ट्रोलॉजी का मेथड है भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और इसमें आपको मैं सैयारगान की पोजीशन और एक हाउस ऑफ एक्टिवेशन कि कोई भी जायके में 12 घरों में से कौन सा घर एक्टिवेट किस साल में होता है वो बताऊंगा। और जब भी ये एक्टिवेट होते हैं हाउसेस तो फिर उससे एस्ट्रोलॉजर जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो उससे 12 घरों की प्रिडिक्शंस लेते हैं। यानी ना सिर्फ वो घर जो हाउस ऑफ एक्टिवेशन है उसका लेते हैं बल्कि उससे आगे तक पहुंच जाते हैं और तमाम के तमाम घरों की इंफॉर्मेशन लेते हैं और बेहतरीन उसमें से आपको रास्ते तलाश करने में, अपनी कामयाबियां तलाश करने में बहुत ही मददगार वो चीज़ें होती हैं। अब भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो मेथड है उसमें जो भी किसी का ज़ोडिएक है यानी एक बच्चा आज के दिन पैदा होता है तो जो आज की डेट है उस डेट से लेके 1 साल तक उसका ये वाला घर फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा। ये उसकी पूरा घर है, ये घर एक्टिवेट होगा। जब वो दूसरे साल में आएगा ये घर एक्टिवेट होगा। फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल और ये 12 साल का एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये 12 सालों के चक्कर पूरी जिंदगी पर मुहित होते हैं। अब 12 सालों में अब देखिए ये 24, 12 के बाद फिर ये 13वां साल आ जाएगा। इसी सीक्वेंस से ये चलता जाएगा। जो विंशोत्तरी दशा है 120 साल की उसके मुताबिक ये चलते जाएंगे। ये 12 बुर्जों का ताल्लुक जो है ना ये आपस में जुड़ा हुआ है। अब फर्ज करें कि कोई किसी, ये मेरे पास एक मसाली डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, ये है 20/5/1989 और इसमें से ये डेट आज की निकाली 20/11/2022। तो ये जो इंडिविजुअल है इसकी एज बनी 33 साल 6 माह और 9 महीने। अब इस जायके में इस पर्सन का कौन सा घर एक्टिवेट है वो आपने देखना है। वो कैसे देखेंगे? 24 साल ये हो गए, अब 33 साल वो गुजार चुका और 34वें साल में वो अपना आ गया। अब 34वां साल कहाँ से होगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये 10th हाउस उसका इस वक्त एक्टिवेट है। अब जो 10th हाउस का लॉर्ड होगा आपने उसको देखना है कि ये लॉर्ड कहाँ पर है, वो लॉर्ड और कौन कौन से प्लैनेट्स की एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है और किन किन सैयारगान की एस्पेक्ट को रद्द कर रहा है। रद्द करने में जायचे में जब प्लैनेट्स आपस में जाविये बनाते हैं यानी ट्राइन में होते हैं, मुकाबले पर होते हैं, तो ये जाविये पूरा खेल बदल के रख देते हैं। यानी आपकी कामयाबी को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं
یا جو آپ مطلوبہ رزلٹ چاہ رہے ہیں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں آتے. اب دیکھیں ایک اس سال میں جو 34ویں برس میں جو اس شخص نے حالات دیکھ لیے اپنے، تو 34 کے بعد جب پھر یہ چکر پورا ہو کر پھر جب یہ 10th ہاؤس میں آئے گا تو حالات ویسے نہیں رہیں گے. ہر ایونٹ جو ہے نا، اس میں ایونٹ آپ پریڈکٹ کر سکیں گے کہ کس طرح سے ایونٹ ایک کسی بھی ذائچے میں آتا ہے. اب ہر بار ایسا نہیں ہوگا. اب جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ 34ویں سال میں جو ہو رہا ہے، 34 کے بعد پھر یہ چکر جب لگاتا ہوگا 34ویں سال 10ویں گھر میں آئے گا تو یہ ویسے حالات نہیں لائے گا. یہ ضروری نہیں ہے. تو ایسٹرولوجرز مین غلطی یہاں پر یہ کر دیتے ہیں کہ وہی احکام لگا دیتے ہیں. پھر اس میں سیارگان کی ایج ہوتی ہے. سیارگان کی ایج اس طرح سے ہوتی ہے کہ 28ویں سال میں مرکری اپنے گھر سے 5ویں گھر میں امپلیمنٹ کرتا ہے اپنا اثر. دیکھیں فرض کریں مرکری یہاں پہ ہے، تو جب 28واں سال ہوگا تو 1 2 3 4 5 یہاں پر اپنا اثر امپلیمنٹ کرے گا. اور یہاں سے پھر ہم پلینٹس کو دیکھیں گے اور اس میں جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں وہ اب یہاں سے آپ اس گھر سے، کیونکہ یہ فادر کا ہاؤس آف گین، ہاؤس آف پراپرٹی ہے، ہاؤس آف یہ روپے پیسے کا گھر ہے. اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں 10ویں گھر کو، 10واں گھر اینشنٹ بکس آپ جتنی بھی پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 10واں گھر راج دربار کا ہے، راج دربار میں عزت ہے. اب چونکہ ہم بڑے ہی ترقی یافتہ دور میں ہیں اور اس ترقی یافتہ دور میں ہم اس کو گورنمنٹ کے حلقے کہیں گے کہ گورنمنٹ کے حلقوں میں کتنی پذیرائی ہے اس انڈیویجول کی. اسی طرح تیسرے گھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن، یہ ہاؤس آف چینج بھی ہے. اور یہاں پر اگر آپ ہاؤسز کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ 3rd ہاؤس میں کمیونیکیشن ہے، اب اخبارات کا زمانہ چلا گیا، اس کی جگہ اس نے لے لی، میڈیا نے لے لی، الیکٹرانک میڈیا نے لے لی. اور یہ جو اخبارات کا سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اور اس گھر کو آپ جو ماڈرن وقت ہے، اس وقت جو اس وقت ایرا چل رہا ہے یا اس سے آگے جائے گا تو یہ آئی ٹی کا گھر کہلائے گا. یہاں سے ریلیشن کیسے ٹوٹتا ہے اور ریلیشن کیسے ختم ہو جاتا ہے یہ میں آگے آپ کو مثالی ذائچوں سے سمجھاؤں گا. دیکھیں اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں نا تو نیٹ پر بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے لوگوں کا، اور ساتھ میں ان کی ویکیپیڈیا میں ان کی وہ پوری لائف پڑی ہوتی ہے. اب میں نے ایک ذائچے پر میں نے ریسرچ کی بڑی دیر، اور اس میتھڈ کو میں نے 100% درست پایا. اچھا ایک بات میں یہ چیز کر دوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کو مکمل طور پر اس پر یقین نہیں کرتے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذائچے میں ہونے کا ٹیوا ہے. اور بعض ذائچوں میں مضبوط ٹیوے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ ایک کتاب 1000 صفحے کی 2000 صفحے کی پڑھ لیں تو اس کے آگے یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سربستہ راز ہیں، اس لیے ہم اس کو، میں کم از کم ہمیشہ اس کو ٹیوا کہتا ہوں. ٹیوے کا علم ہے یہ، اندازے کا علم ہے یہ کہ حالات ایسے پلینٹس کے گزرنے سے پیدا ہو سکتے ہیں. فرض کریں راہو اور کیتو کے ایک ہی سائٹ پر جب آ جاتے ہیں پلینٹس تو قحط کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کے پھر یوگ بنتے ہیں سیارگان کے، ایک یوگ. اور یوگ بھنگ کیسے ہوتا ہے، بھنگ یعنی نفی کیسے کرتا ہے. ایسٹرولوجرز کی ایک کثیر تعداد یوگ پڑھنے میں ناکام اس لیے رہتی ہے کیونکہ راج یوگ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن بندہ راجے جیسی زندگی نہیں گزار رہا. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ راج یوگ بھنگ ہو چکا ہے، راج یوگ کی نفی ہو چکی ہے اس میں. اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ جی یا راج یوگ ہے یا لکشمن یوگ ہے یا پریورتن یوگ یا اپنا وہ دوسرا
योगों की 1000 किस्में, और बीवी रामन इंडियन एस्ट्रोलॉजर एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसने ये योगों के मतलब बहुत सारा लिखा डाटा। और जो ज्योतिष है उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये देसी महीने के हिसाब से हम प्लैनेट्स को लेते हैं, और प्लैनेट्स उसी जगह पर होते हैं जिस जगह पर नासा अपनी रफ्तार में बताते हैं। और जो जूलियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर में ये बुर्ज एक आगे चला जाता है उसका, जो मेरे नज़दीक में उसको, मैं मुस्तमल में नहीं रहता, मैं जो एक्चुअल पोजीशन है प्लैनेट्स की उसी को लेता हूँ। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, एक घर की हाउस ऑफ एक्टिवेशन हो गई तो फिर आप एक हाउस से 12 घरों के हालात जान सकते हो किसी भी शख्स के। नंबर 1। नंबर 2, भृगु एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती ये है कि जब ये कोई भी प्लैनेट्स जिस घर में बैठता है उसके चौथे घर को, उसका जो 4th हाउस होगा उसको वाइब्रेट करेगा, उसके हालात को ऊंच नीच पैदा करेगा। उसमें आपने सैयारे को देखना है कि उसकी निशस्त कहाँ पे है, और उसकी निशस्त से जो चौथा घर है वो वाइब्रेट करेगा, बाजुकात नहीं भी करेगा। यानी अगर कोई अच्छा सैयारा उस पर एस्पेक्ट कर रहा है तो वो 4th हाउस से अच्छे हालत, जिस हाउस का वो प्लेनेट होगा उसमें वो अच्छे असरात भी देगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सैयारकान के जाविये सारा खेल बदल देते हैं, अच्छी जगह की प्लेसमेंट को बदल देते हैं कि वो बुरे असरात देने लगते हैं। तो इसको बड़े ही कीन इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही गहराई के साथ बारीक बेनी से देखना पड़ता है। इसीलिए कभी भी मुझे कोई जायचा कहता है तो मैं 1 या 2 दिन लेता हूँ। वजह उसकी यही है कि जब तक आप सही प्लेसमेंट, सही नजरात से यारगान की, जाविये से यारगान के ना पढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें नाकामी होगी। ये बड़ी गहराई का इल्म है। अब इसमें 2 और चीज़ें हैं भृगुनाड़ी में। हाउस ऑफ एक्टिवेशन पर आपको पता चल गया कि फलां ईयर में इसका चल रहा है। फर्ज करें किसी का 8th हाउस का चल रहा है। 8th हाउस जैसे आपको मालूम है कि जिंदगी के क्राइसिस हैं, जिंदगी की जो रनाइयाँ हैं उनको ख़त्म करता है, उसमें दुख का एलिमेंट शामिल करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अनवांटेड होती हैं वो पैदा करता है। उन अनवांटेड चीज़ों को पैदा करने का जो काम है वो 8वां है, और 12वां घर जो है वो भी 6, 8, 12 घर नहस माने गए और इनके सैयारगान भी नहस माने गए। अच्छा, अब 12वां घर जो है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, बिहाइंड द बार्स का है, जेल है, थाना है, बीमारी है, ये इससे मुतल्लक है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मैं बताऊंगा कि रियासत के जायचों में 12वां घर किस तरह से होता है। अब रिसर्च अगर आपने करनी है तो आप एस्ट्रो डाटा में जाएं और वहां से एक स्टोरी आपके सामने होगी, एक तरफ आपकी स्टोरी होगी, दूसरे तरफ आपके पास जायचा होगा। जब आप वो सारी प्रिंसिपल्स जो फॉरगॉटन प्रिंसिपल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, यानी वो वक्त जब ना डेट ऑफ बर्थ ली जाती थी, ना टाइम ऑफ बर्थ लिया जाता था, कुछ भी नहीं लिया जाता था, और ज्योतिषी उसको तमाम हालात बताता था। ये फॉरगॉटन एस्ट्रोलॉजी के जो रूल्स हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा एक सीरीज में। और जायचा वक्त क्या है? जायचा वक्त सबसे बड़ी चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, जो आपके वक्ती हालात में आपको बहुत ज़्यादा आपको अवेयर कर देता है। जायचा वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोई आपके पास आया और उसके दिल में क्या है, फिर वो काम उसका होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें ये फॉरगॉटन एस्ट्रोलॉजी के असूलों से होगी। आप मेरे जायचे देखते रहें। मिसाली जायचा एक मैं आपको पेश करूंगा कि किस तरह बिलावल अली जरदारी ने अपनी माँ को खोया। देखें, ये स्टोरी हमारे सामने है। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी वालदा वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचती है, और जब वो 24वें साल में आता है तो वो लॉस ऑफ मदर, सम फॉर्म ऑफ सेपरेशन आती है।
वो किस तरह आई वो मैं आपको एक एक नुक्ते के साथ समझाऊंगा। दूसरा कि किसी का रिलेशन में ब्रेकअप आया, रिलेशन का ब्रेकअप में किस तरह की अग्रेशन हुई है, वो अग्रेशन आप देख सकते हैं, उसमें क्या मार कुटाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ या सिंपली सेपरेशन हो गई, ये सब कुछ आप जान सकेंगे भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से और एंशंट रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। ये मैं आपको तमाम असूल बताएंगे। इसके अलावा एक संस्कृत का एक इल्मुल हरूफ का जायजा है जिसमें आपको बिल्कुल आसानी से, जिस तरह नदीम है, एक नाम है नदीम, मेरा नाम नदीम है, आप एक जायजा बनाएंगे, उसके हरूफ उसमें पुर करेंगे और मुझे बताना शुरू कर देंगे कि आप क्या है, और नीचे वाला आपके सामने वाला मान जाएगा ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। यही ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की कि आपको, आप जो कह रहे हैं दूसरे को अपील करें। अगर वो अपील नहीं कोई चीज़ करती तो फिर एस्ट्रोलॉजी का कसूर नहीं है, वो आपका कसूर है। तो इंशाल्लाह आइंदा मिलते रहेंगे। आप मेरा ये लेक्चर देखें, इस पर अगर आपको सवालात हैं, कोई आप पूछना चाहते हैं किसी किस्म का क्वेश्चन, मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।